नमस्कार, माहौल क्या है लेकर एक बार फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर से हाजिर हूँ। देखिए यहाँ पर बॉर्डर पर कबड्डी का खेल हो रहा है। अमरोहा संभल की टीमों के बीच हो रहा है। किसानों के बच्चे नौजवान यहाँ पर खेल रहे हैं और ठीक इसी तरह से सरकार और किसानों के बीच में भी कुछ कबड्डी जैसा ही खेल हो रहा है। कभी कोई पाले को छूता है, कोई पाले से रोक लेता है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर की अपनी बैठक में आंदोलन वापस लेने या दिल्ली के बॉर्डर खाली करने का ऐलान कर देगा, लेकिन इस कानून वापस लेने और 4 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि किसानों के नेताओं ने यह तय किया है कि अब 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी और 5 नाम तय किए हैं जो सरकार से बातचीत करेंगे। दरअसल मामला यह है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह कह दिया कि उनको ये जानकारी ही नहीं है कि किसान आंदोलन करने के दौरान कितने किसानों की मौत हो गई, लिहाजा मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। और इसके बाद सियासत गर्म सी हो गई है और आंदोलन कर रहे किसानों का यह कहना है कि जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को कोई सहायता दी जाए और इसके अलावा जिन लोगों पर मुकदमे हैं वो वापस किए जाएं। मुकदमा वापस करने का काम राज्य सरकार का है। और इसी बीच माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूं। देखिए, इससे बेफिक्र होकर के कि नतीजा 4 दिसंबर का क्या निकला, यहाँ पर माहौल कुछ दूसरा बना हुआ। तो देश भर की निगाहें लगी थी कि 4 दिसंबर के एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। फैसला 7 दिसंबर के लिए या तो टाल दिया गया और दूसरी बात यह है कि 5 सदस्यों की किसानों ने एक कमेटी बनाई है जो सरकार से बातचीत करेगी। तो ये जो मसला 4 दिसंबर को फैसला आने का, ये जो बीच में सरकार की तरफ से ये आ गया कि हमको पता ही नहीं किसान कितने मरे, उसकी वजह से कुछ तुरंत से फैसला लेना आप लोगों के लिए कठिन हो रहा था क्या? फोटो इकट्ठे करके दे देंगे सरकार को, उन आदमी को ढूंढ लो। अगर ये झूठी खबर है तो फोटो इकट्ठे करके जितने आदमी हमारे 750 के करीब जो मरे हैं उनके फोटो इकट्ठे करके दे देंगे किसान को। हमने सुना 702 हमने नाम सुना कि बैठक में हुआ कि दे देते सरकार 702 उनके फोटो दे देंगे सरकार को। अगर नहीं मानने को तैयार है उन्हें सरकार ढूंढ के दे देगी। अगर वो जिंदे हैं तो उन्हें ढूंढ के लावे। ऐसे फिर राहुल गांधी सियासत करने लगे कि हमारे इतने पंजाब में थे, हमने मुआवजा दे दिया, सरकार को नहीं मिल रहा। देखो, मुआवजा तो सबको देना चाहिए, ये सरकार की गलती रही है। अगर इस मसले को पहले ही निपटा लिया जाता तो क्यों ये मौत होती, क्यों ये मुकदमे होते? ये तो सब सरकार के काम है। ये तो पहले ही हफ्ते में निपटा लेना चाहिए। आज जिस दिन धरना शुरू करेगा, ये कोई आम काम, कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं है कोई नया हो गया हो। कानून उन्होंने ही बनाए, सरकार ने कानून थोपे, कानून अपने वापस ले लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये वापसी का फैसला करने में किसानों को कुछ उनकी इज्जत में कुछ उसमें कुछ कमी आ रही क्या? कमी कुछ नहीं आई, लेकिन किसान को अभी मिला क्या है? उन्होंने ही कानून थोपे हमारे ऊपर जबरदस्ती, उन्होंने अपने वापस ले लिए। और जो समस्या है किसान बैठ के हल निकलेगा। और मैं दावा करता हूं अगर सरकार 1 घंटे के लिए वार्ता बुला ले, 1 घंटे में सब हल निकल जाएगा। चलिए, तो कमेटी बन गई, 5 नेता आपके सेट हो गए जो वहां बात करने के लिए जाएंगे। तो आपको लगता है नाम आपसे मांगा गया था, नाम आपने दे दिया, तो पहली बैठक में कोई रास्ता निकल जाएगा? हाँ, नहीं सका। पंजाब वाले जाना चाहते हैं क्या? ना। आप कहाँ से हैं? यूपी के हैं, यूपी रामपुर जिले के, रामपुर जिले के। तो जाओगे? नहीं जाएंगे जब तक मांगे नहीं। हम मांगे थे, हमारे पूरी हैं, फिर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 5 नाम आपने दे दिए, सरकार ने मांगे थे, अब वार्ता शुरू होगी। बातचीत का कोई हल ऐसा तो है नहीं कि पहली बैठक में निकल जाए, लेकिन वापसी का फैसला लेने में आपकी बातचीत से ही तो एमएसपी पर भी बातचीत है, ये जो मुआवजे की बात हो रही है इस पर भी बातचीत होती रहेगी। देखिए, एक बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए।
जब तक सकारात्मक बातचीत नहीं होगी, अभी तो नाम दिए हैं, बातचीत का पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन आंदोलन बदस्तूर। और आप कह रहे थे ना पंजाब वाले जाना चाहते हैं, आज मीटिंग में तय हो गया है कोई नहीं जाएगा जब तक पूरा SKM सभी जितने भी संगठन हैं एक सुर में बोले हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और किसान भी अड़िग है, जब तक SKM अपनी बातें नहीं मनवा लेता है, किसान अपनी बातें नहीं मनवा लेता, तब तक यहीं अड़िग रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा बाकायदा। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। जय जवान। कुश्ती वो कबड्डी लड़के आ गए? नहीं जा रहा हूँ, अभी जौन सी कमजोर है उसकी ओर से खड़ा हूँ। जौन सी कमजोर होगी, इलाहाबाद और उसका है संभल का, दोनों यादव भिड़वा दिए और मैं भी यादव ही हूँ। हाँ, ये जाट है जी, करेंगे और क्या। यहाँ खाली जाट यादव ही है क्या? नहीं, सब है, लेकिन कबड्डी में दो ही लड़ रहे हैं, दो ही, दोनों टीम। तो जाट भारी पड़ रहा कि यादव? अभी तो दोनों यादव ही लड़ रहे हैं, महाभारत चल रही है। नहीं, अगर मान लो जाट यादव में हो जाए, कौन भारी पड़े? बस दोनों बराबर से भी छुट सके, पता है किसी ने, किसान, दोनों किसान है, किसान एक है। पर जाट एक कहावत है हमारे यहाँ, जाट मरा जब जानिए जब तेरामी हो जाए। जी पेटा जमला खेगा जी वाखा जमला जमीन पे, जाट जब मन मारियो नहीं मारियो ना, आका का मतलब समझे, पैदा करता है सड़क में को भी। सरकार एक बात बता, जाट के बारे में एक और कहावत है ना, 100 पढ़ा लिखा कुछ टाइप, पढ़ा लिखा अनपढ़ जाट, पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा खुदा जैसा। तो सरकार को समझ लेना चाहिए, अभी राड कुश्ती की, कबड्डी, खाट, ये अभी तो हमारी ये चल रही है। हमें तो समझ में जिस दिन कुर्सी का मसला समझ में आ गया, उस दिन जो है इन्हें जाना पड़ेगा, सख्ता से जाना पड़ेगा। एक बात सुनो। हाँ जी, एक पढ़ाई तो सभी सेम, जितनी भी बिरादरी है, 36 बिरादरी हैं, 1 साल से पढ़ाई तो सेम कर रहे हैं, अब सब सेम है। यहाँ कोई ना जाट है, ना त्यागिया है, ना ब्राह्मण है, ना यादव है, लेकिन पढ़ाई एक हो रही है कि हमें अपनी मांग मनवानी है, हमें अपनी मांग मनवानी है, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे, हम अड़िग हैं। मैं त्यागी ब्राह्मण हूँ, ये यादव जी हैं, ये हमारे जाट जी हैं, और भाई सभी बिरादरी। मेरा तो जाट यादव की बात करने का एक मजाकी अंदाज में मैंने ये पूछा कि ये फोटो तो खिंचवा ली दोनों ने, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने, कि आ रहे बड़ा ये कर रहे वो कर रहे, ठीक है। वो फोटो खींचे भी 10 दिन हो गया, और अंदर खाने कबड्डी चल रही, कितनी सीट देगा कितनी नहीं देगा, तो भारी कौन पड़ेगा? भारी किसान पड़ेगा। जिधर डिसीजन करेगा उधर सीट निकलेंगे, और दोनों पे आशीर्वाद है किसान का। क्या बोलो? हम यहाँ से जाने के बाद जब अपना कवरे दवाई है हमारे पास में, दवाई है, जड़ी बूटी खोट रखी है, कुंडी माम जैसा सुना आपने कभी? किसान के यहाँ कुछ भी खोट लो, इसमें चना खोट लो, चून खोट, कुछ भी कर लो, सामान है खाने का, तुरंत बना लो। रेलवे का जो फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम अभी तक नहीं हुए, तो ये मतलब किसान के साथ साथ जो बेरोजगारी इतनी फैल रही है, अभी RRB जो अभी लेटेस्ट एग्जाम भी हुआ है, उसका 6 महीने कोई इलेक्शन हो जाए, भरे कोरोना में इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 23 साल जस्ट पूरी होने में 5-6 महीने की हेर फेर थी, उसने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब क्या हुआ, जनरल कैटेगरी में होने के बाद वो दूसरा एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसका मामला सारा खत्म। जो उसने 5-6 साल तैयारी करी, मान के चलो नॉर्मल परिवार से है, किसान है, ट्यूशन ले दे के जैसे ट्यूशन पढ़ा दिया, किसी से मांग के, कपड़े शादी में ब्याह में 2 बेर में 1 बेर ही चला दिया। इस सरकार ने भरे कोरोना में अपने मंत्री बना दिए, लेकिन एक अच्छा सा परीक्षा अभी टेट की हुई है हाल ही में, वो लीक करा दी। अभी तो किसान की समस्या खराब हो रखी है। अब जिस टाइम पे ये पढ़ा लिखा बच्चा, अगर एक बात बताए, एक बात बताऊं, इसी कोरोना में बंगाल का इलेक्शन हुआ, लाखों लोगों की रैलियां हुई, मैं भी था उसमें, खैर मैं भी जाता आता रहा। इसी कोरोना में बंगाल का इलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी कोरोना था जब, उसके कुछ ही दिन पहले तक दिल्ली का चुनाव हुआ, ट्रंप भी आए थे, ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चिंता में और इस परेशानी में और इस समस्या से मैं भी शामिल हूँ कि जो बच्चे कोरोना के
कोरोना ने निश्चित तौर पर पूरी दुनिया का नुकसान किया है। पूरी दुनिया में स्थितियां बहुत ख़राब रही हैं, लोगों के रोजगार गए, लोगों की पढ़ाई लिखाई का नुकसान हुआ। लेकिन दरअसल जिन बच्चों की उम्र ख़त्म होने वाली थी, जिनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए साल 2 साल बचे थे, उनके लिए इस कोरोना ने गजब का आघात किया है। और सरकार ने इन बच्चों की, जिनकी साल 2 साल 3 साल उम्र थी, अभी तक जो नई नियुक्तियां या नई रिक्तियां आ रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आयु सीमा में 2 साल 3 साल की छूट दे दी जाए और उन बच्चों को ये कहा जाए कि चूंकि 2 साल कोरोना के हुए थे और कोई एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए जिस बच्चे की उम्र कोरोना के दौरान खत्म हो गई है, उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। एक मसला तो ये है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे मुझसे ये बात कहते रहते हैं। दूसरा मसला ये है कि 22 लाख परीक्षार्थी यूपी टेट की परीक्षा में शामिल हुए। 2 साल के बाद तो वो ये शिक्षा पात्रता सेवा थी, इससे नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन नौकरी मिलने के लिए इसको पास करना जरूरी है। वो भी पर्चा लीक हो गया और अब शायद दिसंबर में पिछले 5 साल में 15 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है लीक हुए हैं। जो अभी आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हो, जो यूपी टेट लीक हुआ है, हमारे योगी सरकार ने कहा कि जिन्होंने लीक किया है उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे। जो हमारे यहाँ पे जो पेपर जो छपता है, उसका नियम ये होता है, वो ऐसे स्टेट में छपता है जहाँ जैसे यूपी में होना है तो 1000 किलोमीटर दूर जाके ऐसी संस्था में छपेगा जो उस भाषा को ना समझ पाए। और इन्होंने क्या काम किया, एक विधायक के भाई ने गोरखपुर एक फोटो स्टेट की दुकान पे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ, गोरखपुर एक प्रिंटिंग प्रेस पे फोटो स्टेट की दुकान पे जाके पेपर करवा दिया। और जब बात आया कि विधायक का भाई है और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जब ये संसद में मुद्दा उठाया तो वेंकैया नायडू ने कह दिया राजनीतिक बात है ये, तो बुलडोजर विधायक के घर पे क्यों नहीं चला? देखो एक बात बताए, ये रोजगार और नौजवानों के बारे में और खासकर जो परीक्षार्थी प्रारंभ परीक्षाओं की तैयारी जो करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी में जो बच्चे लगे हैं लाखों करोड़ों, उन बच्चों, साधन विहीन बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक आशा रहती है कि सरकारी नौकरी हमें मिल सकती है, अगर हम मेहनत करें तो मिल सकती है। लेकिन ये सब जो काम हो रहा है, ये जो सब काम हुआ है, दरअसल क्या है कि सरकारें बोलती हैं कि सॉल्वर गैंग को पकड़ लिया, आउट कराने वाले को पकड़ लिया, 5 को जेल में भेज दिया, इससे काम नहीं चलेगा। जो लोग परीक्षा में शामिल ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर के अधिकारी या मंत्री या जो लोग भी हैं, जब तक उन लोगों की गर्दन नहीं नपेगी तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन ये एक सरकार की परेशानी नहीं है, इससे पिछली वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो काम किया था और जो खबरें यहाँ पर आई थी, पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरह कटघरे में खड़ा हुआ था, वो भी आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। किसी एक सरकार की बात नहीं। हाँ जी, अरे ताऊ बोलोगे कुछ? हाँ, बोलना ये है कि एमएसपी बड़ी जरूरी है। बिना एमएसपी लिए जो है वो यहाँ से जो है जाएंगे नहीं। तो आपसे इसलिए बात करा, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा ताऊ ने मुझसे कहा माहौल क्या है, फोटो खिंचाते हैं। अरे हमारे साथ फोटो भी खिंचाई, बोल भी नहीं रहे। हाँ बोलिए। देखिए, भोपा कांड हुआ था, उसमें ट्रैक्टर दिए गए थे, नए ट्रैक्टर टनाटन दिए गए थे। यहाँ पर हमारे 150 ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त किए गए हैं बिना ट्रैक्टर लिए, बिना एमएसपी के। कानून के तो आदमी की बात हो रही है तो ट्रैक्टर पे आ लिए। हाँ नहीं, वो तो आना पड़ेगा। सरकार को ये मालूम ही नहीं आदमी मरे कि नहीं, अब आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। वो तो लेंगे मुझे, तो भप्पा कांड था। सरकार को सारा पता है। के मन में चोर है, सरकार के मन में चोर है। एक बार अरे इनसे थोड़ा बात करने दो यार, हमारे खास आदमी अभी फोटो खिंचवाए, इनको भी तो दिखाना। देखिए, एमएसपी जो है वो बड़ी जरूरी है। बिना एसपी लिए यहाँ से जो मैं आपसे ये कह रहा, दरखास्त कर रहा, जो सरकार लोकसभा में ये कहती है कि बॉर्डर पर पिछले 1 सालों में कितने किसान मर गए हमें पता ही नहीं, तो मुआवजा कैसे दें? वो सरकार, आप कह रहे हो ट्रैक्टर आपके उलट गए, बिगड़ गए, खराब होगा, उस ट्रैक्टर का मुआवजा देने जा रही। एक बात बताओ, मुझे जहाँ तक याद आता, 1 साल में इस सरकार का या सत्तासीन पार्टी का एक भी नेता किसी किसान की मौत पर, निधन पर कोई शोक संदेश नहीं दिया, तो शायद ये खबर जो जहां छपती या आती थी उन तक पहुंचती नहीं थी। तो इसमें उनका दोष नहीं है। बहरहाल बात आगे बढ़ाओ। देखिए, 2 शब्द होते हैं, नियत और नीति। जो
आदमी कोई भी सरकार हो, यदि इसकी नीयत में मतलब फर्क है किसी प्रकार का, जो है दोगली नीति है इसकी, यदि वो फर्क है तो वो अपनी नीति में जो है सरकार कभी भी जो है सफल नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें यह बताइए कि अगर नीति में खोट रहता तो 300 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी, जिसको पूरे देश में बराबर सीटें हर जगह से मिली है, दुनिया के सबसे मजबूत और पॉपुलर नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगकर गुरु पूरब के दिन तीनों कानून वापस ले लिए, जबकि संसद की बहस में उन्होंने आप लोगों को आंदोलनजीवी कहा था आप भटकाए हुए हैं, आप भरमाए हुए हैं। इसके बावजूद आपके यहाँ बॉर्डर पर खड़े रहने की वजह से ये कहते हुए कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए और हम क्षमा के साथ कानून वापस लेते हैं, तब आप कैसे कहते हैं कि ये सरकार की नीति नीयत में खोट है? इस सरकार की नीति डिवाइड एंड रूल कैसे किया? इसने सीमांत, लघु सीमांत और बड़े किसान, इनको डिवाइड कर दिया। तो जरूरी है जी? जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, तो अंग्रेजों वाली नीति है। अब जो छोटा किसान है गांव में, जो छोटा किसान है ना, वो तो ये कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण। अच्छा, आपको यूपी में ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है ना? यूपी में हाँ, ओबीसी रिजर्वेशन 27% आरक्षण है, वो मिलता है, लेकिन इसने यहाँ भी तो गड़बड़ कर दी। इसने 3 श्रेणियों में बांट दिया। सुनो पहले, अब जाट जो है अपनी खेत के लिहाज से, अपनी संपन्नता के लिहाज से, अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जाट जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन के हकदार नहीं है। लेकिन शुरू के लोगों ने या अभी के लोग भी ये समझते हैं कि नहीं, समाज में आपको रिजर्वेशन दे करके आपको ऊपर उठाया जा सकता है। ऐसा माना गया कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो आप सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के बराबर जाएंगे, आपको रिजर्वेशन की अभी आवश्यकता है और तमाम आप जैसे दूसरे जिन जातियों समूहों को रिजर्वेशन दिया जाता है, इसी मान्यता से दिया जाता है कि उनको नीचे से ऊपर उठाया जाए। मानते हो? नहीं, देखिए, मेरी सवाल का मानते हो? नहीं मानते तो है इस चीज को थोड़ा। तो इसी तरह से लघु और सीमांत और बड़े किसानों में वर्गीकरण किया जाएगा। देखो, सरकार में बैठा आदमी और देश का मुखिया, समाज का मुखिया, परिवार के मुखिया का काम यह है कि जो कमजोर है उसको उठाने का काम किया जाए। देखिए, उनका हक भी तो नहीं छीनना चाहिए ना, ये तो हक छीन रहे हैं उनका जो है। अब आप देखो 27% रिजर्वेशन मिला था तो सवर्ण के लड़के भी जल रहे थे कि हमारा हक छीना जा रहा। दे तो दिया 10% जो है आर्थिक मदद। कितने साल बाद? कितने साल, चाहे वो जितने साल बाद दिया हो, दे तो दिया। पसंद का हो वो मीठा मीठा और जो ना हो वो कड़वा कड़वा, ऐसे नहीं चलेगा। ताऊ, आपने लघु और सीमांत पे कहा तो देश के अंदर संसद में और विधानसभा में अरबपति और करोड़पति भी है, और ये देश सेवा का मामला है तो वो तनख्वाह क्यों लेते हैं? वो तनख्वाह क्यों लेते हैं? गरीब सांसद है, उसको तनख्वाह दीजिए, सुविधाएं दीजिए। और चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी अरबों खरबों का मालिक हो, वो कोठी भी लेगा, बिजली भी फ्री, नौकर भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, खाना भी फ्री, और तनख्वाह भी लेगा, और फिर हमारे ऊपर दलाली भी करेगा। देखिए, नमस्कार, हम इन लोगों से ये हिसाब मांग के रखेंगे। क्यों? कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं और वो तो अब हिसाब लेंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब दिक्कत क्या है कि इस देश की ये मौजूदा सरकार ने, प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने आम लोगों से अपील की कि आप गैस में सब्सिडी छोड़ दीजिए, जो लोग सक्षम है वो छोड़ दें। तमाम लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी देश के नाम पर, ठीक है, छोड़ दी। लेकिन सुनो, अरे भाई पहले तो ठीक है, इसके बाद क्या किया? लेकिन इसी सरकार ने, इसी नेताओं ने एक भी एमपी एमएलए से ये अपील नहीं की कि आप सक्षम हो, आप पेट्रोल पंप के मालिक हो, आप इंडस्ट्री के मालिक हो, आप एमपी एमएलए बन गए हो तो खुदा के वास्ते आप अपनी पेंशन छोड़ दो, अपनी तनख्वाह छोड़ दो, आपको जो सुविधाएं मिलती है अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ये देखो, दान दूसरे को देना सिखाते हैं खाली। यही तो सुनो, यही तो सरकार की नियत में खराबी है। महीने 12 होते हुए रे साल भर हो लिया, इसकी नियत में खोट है। हर किसान ने तनु कह रहा आप टेबल पे बैठो, टेबल पे बैठो, टेबल पे बैठो, बैठ तो नहीं रहे। नु गए, हमने 3 कानून वापस ले लिए, ठीक करा। एमएसपी पे, मुकदमों पे, हमारे सीट भी लेन पे, इनकी नियत साफ नहीं है। इतने टेबल पे नहीं बैठेंगे, इतने अंत तक किसान वापस नहीं जाएगा। इनका कोई सा भी कारनामा हो, 700 साढ़े 700 किसान मर गए, एक आंसू नहीं बहाया, एक आंसू तो नहीं बहाया हमारे प्रधानमंत्री ने। और हिंदू मुस्लिम की बात करे, गुलाम नबी आजाद वंता अपना कार्यकाल पूरा करके संसद में रोया सारा दिन, उनके लिए रो रहा, अपने नेताओं के लिए रो रहा। पेंशन है सबकी,
सब विधायकों की, जबकि जो विधायक अरे वही रो दिया प्रधानमंत्री ने, गुलाम नबी आजाद को सफाई देते देते कितना दिन बीत गया कि मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उधर नहीं जा रहा। किसान के लिए तो नहीं रोया, आज लोग बात ही नहीं करी। और तुम कह रहे ना कि उन्होंने जब मान ली बात और वापस ले लिया, उस दिन कहा, उस दिन देल मान का माफी मांगू। टिकैत साहब ने कहा था 3 साल का कोर्स है इनकी दवाई का, और लोगों में जागरूक हो गए, वे दवाई देने लग रहे। यूपी का चुनाव आने लग रहा 5 राज्य का, अब दवाई दी जाएगी। अच्छा एक बात बता, यूपी चुनाव में क्या हो, जाट सुन रहे थोड़े थोड़े मान से गए बीजेपी से। अजी क्या मतलब, नू कहूँ जहर पियो बैठा किसान, और जाट तो खास कर तो देखो तो मैं जान दो। वो एक उदाहरण और बताया था उन्होंने, रैली है क्या, नारा मार रहा। अब जैसा हमारा जोटा हो ना जी, हमसे लाड करे और हम ढेर दलिया गिरे, और वो सब भूल जा बात को, वो सब खोर कोई ढाल लगे, हमें ढाल लगे। इस सरकार ने यही करा, देखो तुम 2022 में बुद्धि ठीक हो जाएगी। एक बात बताए, अगर 2022 में बीजेपी वापस आ गई तो आप लोगों की भी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए। नहीं, बीजेपी अरे बोलो, गलत कह रहा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आवेगी नहीं किसी भी सूरत में, मान लो आ गई, नहीं आ सकती, हमारी गारंटी है ये। बीजेपी गांव में बीजेपी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जैसा चुनाव लड़ने वाला खिलाड़ी अभी तक कोई दूसरा हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा हिसाब से बोलो। ये सब रिकॉर्ड में रहे हमारे चैनल में, वापस दिखा भी दूं। क्या पूछ रहे बता? अरे हम सीधे साधे लोगों से बात करें, ये सब नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, जहाँ बात हो वहीं चढ़ने। देखो आपके कस्ते हैं, भूल करेंगे, भूल नहीं करेंगे। बच्चे बालक मतलब जो नए जवान हैं वो भूल नहीं करेंगे। वो पीछे जो वोट दिया वो भूल थी। हाँ भूल थी, वो भूल नहीं हुई, लालच था कि तुम्हें तो नौकरी मिलेगी, तुम्हें तो 15 लाख रुपया मिलेंगे, वो भूल थी। अच्छा 15 लाख तो 2014 में कहा था, 19 में दोबारा क्या भूल थी? जयंत चौधरी भी हार गए और वो चौधरी अजीत सिंह भी हार गए, बताओ। अरे पुलवामा कांड दिखाई दिया, पुलवामा तो मतलब दिखाई दिया कि हम बदला लेंगे। अच्छा, वो स्ट्राइक पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक अब नहीं होगी। देखो जब भी देश पर विपत्ति आई है, इस किसान बिरादरी नहीं फतेह की है और यही फतेह करेगी। चलो ठीक है, आज के माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में उत्तर प्रदेश चुनाव पर मैं बात करूंगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।